अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ लेवल एम चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। मार्केटिंग मिक्स द प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स का जो पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट, उस पे आज हम डिस्कशन को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफली पहले चैप्टर में बताया था कि मार्केटिंग मिक्स मतलब 4 पीस कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उसमें से पहला एलिमेंट प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग मिक्स का एक अहम तरीन एलिमेंट है। विदाउट अ प्रोडक्ट द 3 अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, कौन कौन से? प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, वुड नॉट एग्जिस्ट। यानी प्रोडक्ट होगा तो बाकी 3 जो एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के वो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज उनका क्या काम? अ कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D से ज़्यादा R&D के नाम से याद किया जाता है, R&D स्पेंड्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। यानी R&D बड़ा उस पैसा लगाती है उस पर, टाइम जो है ना काफ़ी टाइम लगाती है। किस चीज़ पे? डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में। इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वन, जो आपका पुराना प्रोडक्ट होता है उसको इम्प्रूव करने में ताकि उसकी सेल बढ़े, ताकि कस्टमर की नीड और वांट सेटिस्फाई हो। एंड एनालाइजिंग कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, यानी R&D जो है उसके काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं और टाइम लगता है इन 3 चीज़ों पे, एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में और कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट को एनालाइज करने में। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर टाइप्स। पहले हम इम्पोर्टेंस देखेंगे और फिर प्रोडक्ट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको देखेंगे। अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स इज़ बेस्ड ऑन हैविंग द राइट प्रोडक्ट। जो सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स है वो बेस इसी बुनियाद पे कर रही होती है कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करे, अदरवाइज वो राइट प्रोडक्ट नहीं होगा। अ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का एक अहम तरीन एलिमेंट है प्रोडक्ट। सिंस, क्यों, वजह बता रहे हैं। इट इज़ व्हाट प्रॉम्प्ट पीपल टू बाय, यही तो लोगों को मोटिवेट करता है कि प्रोडक्ट वो परचेज करें। इफ़ अ प्रोडक्ट डज नॉट फिट द पर्पस फॉर विच इट वाज डिज़ाइंड, कस्टमर विल नॉट परचेज इट। अगर ये इस अंदाज में नहीं बनाया गया कि कस्टमर की नीड या वांट सेटिस्फाई हो तो फिर कस्टमर क्यों इसे परचेज़ करेंगे? तो ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कस्टमर की नीड और वांट के मुताबिक बनाया जाए ताकि वो उसको परचेज़ करें। एन अनपॉपुलर गुड एंड सर्विस will not generate revenue, and without profit the enterprise will either become bankrupt or be sold off to a competitor। तो अगर गुड कस्टमर की नीड और वांट के मुताबिक नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस या तो बैंकरप्ट बन जाएगा या फिर उसका कंपेटिटर उस बिजनेस को ख़रीद लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सेवरल टाइप्स हैं। पहली जो डिवीजन है वो ये है कि प्रोडक्ट को टेंजिबल गुड और इनटेंजिबल गुड में या इनटेंजिबल सर्विस में हम डिवाइड करते हैं। यानी प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक सर्विस है। आप अगर बीमार हो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कोई गुड नहीं देता, बल्कि वो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आप ये मेडिसिन लें, ये मेडिसिन लें, तो वो सर्विस है। तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक गुड और एक सर्विस। जो गुड होता है वो टेंजिबल होता है और जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होती है। अब जो टेंजिबल गुड्स हैं उसकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और बिजनेस गुड। कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो हम कंज्यूमर, हम आम लोग जिनको परचेज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे फूड, क्लोथिंग, सोशल मीडिया, डिवाइस वगैरह, डिफरेंट चीज़ें जो हम अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं और हमारा ये गर्ज नहीं होता कि हम इनको परचेज़ करके आगे बेचेंगे, नहीं,
हम उससे ख़रीद रहे हैं क्योंकि उसे हम खुद कंज्यूम करेंगे, उसका इस्तेमाल हम खुद करेंगे, तो वो कंज्यूमर गुड हुई। बिजनेस गुड या जिनको कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है, वो बिजनेसमैन परचेज करते हैं। उनकी पहले मिसालें देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीनरीज, ये जो बिजनेसेस होते हैं ये मशीनरीज को परचेज करते हैं आगे बेचने की खातिर नहीं। मशीनरीज यानी डिफरेंट फैक्ट्रियों में जो डिफरेंट मशीनरीज लगी होती हैं उनको परचेज करते हैं ताकि उनसे प्रोडक्ट्स बनाएं। तो बिजनेसमैन वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। हम, आप और मैं जो कंज्यूमर हैं ऐसी चीज़ें नहीं परचेज़ कर रहे, तो वो सिर्फ बिजनेसमैन परचेज़ करता है ताकि उससे मज़ीद आगे प्रोडक्ट्स बनाए। उसको बिजनेस गुड्स भी कहते हैं और कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। एक आम गुड होता है कंज्यूमर गुड, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है और कंज्यूमर ही उसकी डिमांड करता है। जो बिजनेस गुड्स होते हैं वो बिजनेसमैन परचेज़ करते हैं और उसकी डिमांड भी बिजनेसमैन ही करता है। और वो क्या होती हैं? बिजनेस गुड और कैपिटल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिससे मज़ीद आगे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, जिससे मज़ीद आगे वेल्थ बढ़ाई जा सके। वहाँ उन्होंने मिसाल के तौर पे जैसे मशीनरी और नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। जब मशीनरी आएगी तो वो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वो मार्केट में बिकेंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे प्रॉफिट आएगा, वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है। इसी तरह जो सर्विस होती है वो इंटेंजिबल होती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसकी भी दो टाइप्स हैं। एक कंज्यूमर सर्विस होती है, एक बिजनेस सर्विस। कंज्यूमर सर्विस ऐसी सर्विस होगी जो कंज्यूमर जिसकी डिमांड करेगा। आप और मैं लोग डिमांड कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कैटरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंटरनेट प्रोविजन। और इसके अलावा आप जो है ना ये टीचिंग इसमें ले सकते हैं। ये जो हमें अगर कोई मसला हो जाए, अदालत में जाना पड़े, तो लॉयर जो हम करते हैं वो भी इसमें आ जाता है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना। जो जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर सर्विस के ज़ुमरे में आएंगे। फिर इसके अलावा जो सर्विस है उसकी एक और भी डिवीजन है, बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस एक ऐसा सर्विस होती है जो बिजनेसमैन जिसको जो है ना वो डिमांड कर रहा होता है, आप और मैं नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग कंसल्टेंसी एंड इंश्योरेंस। अकाउंटिंग कंसल्टेंसी, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे अकाउंटिंग फर्म्स बनी होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये करवाना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाना है, तो वो एक और फर्म, अकाउंटिंग या ऑडिट फर्म्स होती हैं, उनसे हेल्प लेती है। उनको कहती है कि आप अपनी टीम भेज दें मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेरी सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको चेक करें और मेरी जो मेरा बिज़नेस है उसका ऑडिट करके दें कि मेरे बिज़नेस को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ किस पोजीशन, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। तो ये बिजनेसमैन इस चीज़ की डिमांड कर रहा होता है, आप और मैं नहीं कर रहे होते। ठीक है ना। जो बिजनेसमैन होगा वो इस चीज़ की डिमांड कर रहा होता है। तो हमने ये देखा कि जो प्रोडक्ट है उसकी दो टाइप्स होती हैं, गुड और सर्विस। गुड क्योंकि टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसलिए उसने टेंजिबल गुड कहा, और सर्विस क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती इसलिए उसने इंटेंजिबल कहा। तो गुड की आगे मज़ीद दो टाइप्स, कंज्यूमर गुड और बिजनेस गुड। बिजनेस गुड को कैपिटल गुड भी कहते हैं। सर्विस की फिर आगे मज़ीद दो टाइप्स, कंज्यूमर सर्विस और बिजनेस सर्विस। तो ये हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की टाइप्स हैं वो कितनी हैं। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल कब बनेगा, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हों कि वो सक्सेसफुल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। एक मिनट। A product is successful when other element of marketing mix are used effectively together so that one part does not conflict with another। वो कहता है प्रोडक्ट तब सक्सेसफुल होगा जब बाकी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सब मिल के काम करेंगे। ठीक है ना। जो पॉलिसीज़ आप बना रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, प्रमोशन के बारे में, वो जो पॉलिसीज़ हैं वो अलाइन होनी चाहिए एक दूसरे से। वो स्ट्रेटजीज़ जो आप तमाम मार्केटिंग मिक्स के लिए बना रहे हैं, चारों मार्केटिंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के लिए बना रहे हैं, वो आपस में अलाइन होनी चाहिए। अगर वो आपस में अलाइन नहीं होंगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट बना दिया बड़ा हाई क्वालिटी का, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम रख दी, तो आपकी तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रही होगी प्रोडक्ट को बनाने पे, प्राइस आपने बहुत डाउन कर दी है।
ठीक है ना, सिर्फ अपने कंपेटिटर से सेल बढ़ाने के लिए, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, उल्टा नुकसान ही होगा। तो ये सिर्फ मिसाल दी है। तो जो भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजीज़ आप बनाते हैं तमाम मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के लिए, वो अलाइंड होनी चाहिए आपस में। आगे वो ये उन्होंने मिसाल दी है, मैंने भी अपने से एक मिसाल दे दी थी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे वो कहते हैं कि मार्केटिंग मिक्स माइट चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। ये जो मार्केटिंग मिक्स है, जो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और एक खुद ये प्रोडक्ट, तो ये ना प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट की प्राइस सेम है तो हमेशा वही रहेगी, जब वो बना था और उसकी प्राइस डिसाइड हुई थी और हमेशा वही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती रहती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बाद का चेंज होता रहता है, और उसका प्रमोशन, उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है वो भी तब्दील होती रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग मिक्स माइट चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। इन जनरल अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब वो इस बात पे आ गए हैं कि जो इसका टाइटल भी था इस पैराग्राफ का, कि फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, कि यानी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कब होगा, अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगी, ठीक है ना। अब वो हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला, इट सेटिस्फाइज द नीड और द वांट ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई करे। एंड प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का ये मतलब है कि आपका कस्टमर अगर आपको इस प्रोडक्ट के बदले कोई पैसे दे रहा है, तो जिस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है ना, उससे वो फ़ायदा भी हासिल करे जिसकी खातिर वो परचेज़ कर रहा है। मिसाल के तौर पे उसने आपसे एक सूट परचेज़ किया, आपका एक प्रोडक्ट है कोई, आप जो है ना कपड़े का आपका कारोबार है, आप जो है ना अपने कपड़े बेचते हैं बना के, और वो आपसे सूट परचेज़ कर रहा है, सूट परचेज़ कर रहा है, उसकी नीड और वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी खातिर वो आपको पे कर रहा है वही उसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट पैसे देने के अगेंस्ट उसे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करेगा। तो लाजमन ये है कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करे और उसे वैल्यू दे, जिस खातिर वो परचेज़ कर रहा है उसका फ़ायदा उसे होना चाहिए। वो मिल्क पैक परचेज़ कर रहा है तो उसमें से मिल्क निकले ताकि वो दूध को पी सके, ठीक है ना। और वो दूध को क्यों पीना चाहता है, वो इसलिए पीना चाहता है ताकि उसमें एनर्जी आए, विटामिन डी बढ़े उसका। और अगर उसे एनर्जी नहीं मिल रही, विटामिन डी नहीं बढ़ रहा उसका, तो वो क्यों परचेज़ करेगा आपका दूध, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी डैट कम्प्लीमेंट्स द सेट प्राइस। आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, ये नहीं है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत कम चलते हैं। कंज्यूमर एक बार लो क्वालिटी गुड अगर परचेज़ कर गया है, वो दोबारा परचेज़ नहीं करेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, बार बार उसको कंज्यूम करने की ख्वाहिश रखेगा। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स क्वालिटी, ये क्वालिटी प्रोवाइड करे डैट कम्प्लीमेंट्स द सेट प्राइस, और ये सेट प्राइस के मुताबिक होनी चाहिए। क्वालिटी जितनी आपने क्वालिटी रखी है उसके मुताबिक उसकी प्राइस होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वालिटी आपने नॉर्मल रखी हुई है और उस जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ डिज़ाइंड इन एन अपीलिंग ड्यूरेबल एंड सेफ वे। यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल सेव होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कंज्यूमर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इट इनकर्स लो प्रोडक्शन कॉस्ट। आपका प्रोडक्ट तब सक्सेसफुल होगा जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होगी, ठीक है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होगी तो आपकी कॉस्ट कम पड़ रही होगी, ठीक है ना, और आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और उसकी सेलिंग प्राइस आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे। मैं मिसाल देता हूँ, एक प्रोडक्ट है उसको बनाने पे 80 रुपये लग रहे हैं और वो मार्केट में 100 रुपये से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, ठीक है ना, ड्यू टू कंपेटिटर प्रेशर 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो आप 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट, आप इस तरह कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हो, स्ट्रेटजीज़ बनाते हो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाती है, यानी 80 से 70 रुपये आ जाते हैं, तो फिर आप 30 रुपये कमा रहे होगे। तो जितना आप प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे।
इट इज़ अ नोवेल्टी, अगला पॉइंट, इट इज़ अ नोवेल्टी एंड कैन स्टिमुलेट न्यू कंज्यूमर मार्केट। तो ये जो है इसमें एक ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट में ना हो। अगर कोई कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो क्यों परचेज करे, उसमें कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात तो हो ना जो उसके कंपेटिटर के प्रोडक्ट में ना हो, तभी वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा ना। तो ये हमने पढ़े सक्सेसफुल प्रोडक्ट की फीचर्स हमने पढ़ी, ठीक है ना। अब सवाल आ सकता है कोई 2 या 3 वो अगर फीचर्स पूछे तो आप बता सकते हैं। देखते हैं इसने कोई सवाल बनाया है या हाँ बनाया हुआ है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं सारे। अगर वो सारे पूछते हैं तो सारे, 2-3 मेंशन करते हैं तो 2-3 आप बता दें उसे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट की। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड मटेरियल डिज़ायर चेंज either very quickly or gradually. To keep up with changes in demand, the business must continuously develop their product, since the consumer tend to quickly lose interest in a product. कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो डिमांड है, उसकी नीड और वांट है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बिजनेस को चाहिए कि वो भी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के टेस्ट के मुताबिक तब्दील करता चला जाए। अगर ये कंज्यूमर के टेस्ट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करता, चेंज नहीं करता, तो इसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। कंज्यूमर एक ही तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर करके ना थक जाता है, उसका इंटरेस्ट लो हो जाता है, उसमें कम हो जाता है इंटरेस्ट। तो प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी थोड़ी बहुत तब्दीली आनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट की डिमांड मेंटेन रहे, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। ये जो गाड़ियों का मॉडल है ये बदल क्यों जाता है कुछ सालों बाद? ये जो मोबाइल हैं हर साल, हर दूसरे साल नए मॉडल आ जाते हैं, क्यों आते हैं? हालांकि फ़ोन तो वो पुराने मॉडल से भी हम कर सकते हैं, नए मॉडल से भी वो को नए फीचर्स डालते रहते हैं कंज्यूमर के टेस्ट के मुताबिक, ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट हमारे ब्रांड में बहाल रहे। अगर उसका इंटरेस्ट कम हो गया तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अब आपको अहमियत का पता चला कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या अहमियत है, प्रोडक्ट को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। अब वो कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। अब ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये एक पूरा एक प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो आए हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से हैं। तो टोटल ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला स्टेप, जनरेट आइडिया। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में आइडिया जनरेट होता है, और वो आइडिया आता कहाँ से है? स्टडी सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ सजेशन दे रहे होते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। कस्टमर, क्योंकि मार्केट रिसर्च आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, मार्केट रिसर्च की जाती है ताकि कस्टमर के टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी नीड वांट को देखा जा सके। तो कस्टमर जो मार्केट रिसर्च से हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, वहाँ से भी सजेशन आ रही होती है कि प्रोडक्ट अगर ऐसा बना दें तो ये हमारे कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर देगा। दूसरा कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स को भी देखना होता है, वहाँ से भी हमें आइडिया लगता है कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएं, हम अपना प्रोडक्ट कैसा बनाएं कि उसमें कोई ना कोई एक ख़ास फीचर ऐसी होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ आए, हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। और इसके अलावा सेल को देखना पड़ता है, R&D डिपार्टमेंट काम ही यही कर रहा होता है, मार्केट रिसर्च कर रहा होता है, वही सजेशन, सबसे ज़्यादा सजेशन वही देता है एक आइडिया जनरेट करने में कि आप का प्रोडक्ट किस अंदाज का होना चाहिए। तो पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, जनरेट आइडिया जनरेट होता है कि किस तरह प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड स्टेप पे असेस आइडिया, जो आइडियाज़ आपके पास आते हैं ना डिफरेंट सोर्सेज से, एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर से, कंपेटिटर से, सेल से, R&D डिपार्टमेंट से, फिर उनको इस एनालिसिस उसका करते हैं सेकंड स्टेप पे। और एनालिसिस करके यानी काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे तो बेस्ट आइडिया उसमें से चूज़ किया जाता है, बेस्ट आइडिया जो है वो डिटरमाइन किया जाता है।
थर्ड स्टेप पे असेस द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, असेस द पोटेंशियल सेल एंड स्टडी द डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर थर्ड स्टेप पे आप ये देखते हैं कि इस अगर ये प्रोडक्ट हम बनाएं तो इसकी पोटेंशियल सेल कितनी होगी, मैक्सिमम इसकी सेल कितनी हो सकती है, ठीक है ना। एंड स्टडी द डेवलपमेंट कॉस्ट, और इसको बनाने पे, इस प्रोडक्ट को बनाने पे कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये भी थर्ड स्टेप पे हम देखते हैं। फिर हम चौथे स्टेप पे जाते हैं। चौथे स्टेप पे डेवलप आप प्रोटोटाइप, हम एक प्रोटोटाइप अब डेवलप कर देते हैं, यानी सैंपल के तौर पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अ सैंपल हेल्प्स डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब वो हम एक प्रोटोटाइप उसका बनाते हैं ना, तो उससे हमें फ़ायदा क्या, उससे हमें ये पता चलता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने पे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स का हमें पता चल जाता है, ठीक है। टाइम का पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने पे कितना टाइम लगा है, कॉस्ट का पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने पे कितनी कॉस्ट आई है, और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सैंपल, वो जो सैंपल है, प्रोटोटाइप हमने बनाया है, उसके बनाने के हमें ये फ़ायदे हासिल हो रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है, कॉस्ट का पता चल रहा है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, ठीक है ना। चौथे स्टेप पे हम ये करते हैं। फिर पांचवें स्टेप पे क्या करेंगे, टेस्ट मार्केटिंग। ये क्या है भाई, लॉन्च द प्रोडक्ट ऑन टू अ वन पार्ट ऑफ द मार्केट टू स्टडी द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड अल्टर द प्रोडक्ट इफ़ नेसेसरी। पांचवें स्टेप पे हम ये करेंगे कि पूरी मार्केट नहीं, मार्केट के कुछ हिस्से में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। वो जो चंद एक प्रोडक्ट्स हमने सैंपल के तौर पे बनाए थे वो कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। फिर कंज्यूमर का फीडबैक लेंगे कि आया कंज्यूमर की नीड और वांट सेटिस्फाई हो रही है उस प्रोडक्ट से। अगर हो रही है तो ओके करें, अगर नहीं हो रही, वो कोई ऐसा फीडबैक देते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट में खामियां निकालने वाला था, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत तब्दीली लाते हैं। ये पांचवें स्टेप पे ये काम कर रहे होते हैं। छठे स्टेप पे अगर पांचवें स्टेप पे ओके हो गया तो ठीक, अगर कोई तब्दीली करनी है तो तब्दीली करके छठे स्टेप पे हम क्या करते हैं, लॉन्च द प्रोडक्ट ऑन टू द मेन मार्केट। आप पूरी मार्केट में प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देते हैं। ये हमारे स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है तब भी यही स्टेप्स होंगे, अगर प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो तब भी आपका यही प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो सवाल बना रहे हैं, हाउ कैन अ बिजनेस डेवलप न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो उसके ये स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये बहुत अहम टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। ये जो नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और इन पे क्या कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ रही होगी। नया प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और वो क्या कॉस्ट उसको बिज़नेस को बेयर करनी पड़ रही होगी, इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बिजनेस कैन डाइवर्सिफाई एंड स्प्रेड द रिस्क ऑफ फेलियर इफ़ इट डेवलप्स न्यू प्रोडक्ट। अगर बिजनेस नया प्रोडक्ट डेवलप करती है, पुराना भी रहेगा, नया डेवलप कर रही है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी। यानी ये जो बिज़नेस है ये वाला प्रोडक्ट भी देता है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये वाला प्रोडक्ट भी देता है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है। जैसे आप लोग अक्सर फास्ट फूड खाते हैं, KFC पे जाएं तो वहाँ बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है, डिफरेंट फूड से रेलिवेंट आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा होता है नया प्रोडक्ट बनाने का, डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, रिस्क ऑफ जो फेलियर है वो कम हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई एक प्रोडक्ट नहीं चला, चलो कोई दूसरा तो चल रहा होगा ना, मार्केट में एक की डिमांड नहीं है, चलो दूसरे की डिमांड तो होगी, वो पहले की नुकसान को कंपनसेट कर देगी। तो ये फ़ायदा है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का। आगे क्या है, न्यू प्रोडक्ट कैन बी डेवलप टू टारगेट अ वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर रिजल्टिंग इन अ हायर मार्केट शेयर। नया प्रोडक्ट इसलिए भी डेवलप किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ाएं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो जगह जगह बिक रहा हो,
बहुत बड़ी मार्केट में बिक रहा है, उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी तो मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेल्प द बिजनेस रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस। अब मार्केट में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो नया प्रोडक्ट उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर की नीड वांट में कोई तब्दीली आ गई है, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो हेल्प करती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर नया प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इसका मतलब है आप जो मार्केट में जो तब्दीली आ रही है ना उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मार्केट में तब्दीली के मुताबिक अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं कर रहे बल्कि नया प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। पुराना वाला भी चलता रहा, नया दे रहे हैं हम, या पुराना वाला उसकी प्रोडक्शन रोक देंगे, अब नया वाला आ गया। मोबाइल फ़ोन आप देखते हो कि अक्सर ऐसा होता है कि एक मॉडल आया, फिर कुछ अरसे बाद नया मॉडल आ जाता है तो पिछले की प्रोडक्शन रुक जाती है, पिछला अब नया नहीं मिल सकता आपको, जो नया आया वो मिलेगा। वो किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मार्केट चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद यूनिक फीचर्स अलाउ द बिजनेस टू सेट अ हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट और इवन इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। अब नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसमें कुछ यूनिक फीचर, कुछ नए फीचर डाल रहे हो, तो आप प्राइस भी उसकी फिर हाई रखते हो। जब नए नए फीचर्स डालते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन की फिर मिसाल ले सकते हैं, हर दफ़ा नए नए, हर मोबाइल में नए नए फीचर्स आ रहे हैं। जैसे एप्पल में अब उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, एप्पल वाले उसकी प्राइस भी बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ये बात थी बेनिफिट्स की अभी तक जो हमने की, यानी हम नया प्रोडक्ट अगर डेवलप करें तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं बिज़नेस को, वो हमने देखे। हाउएवर, लेकिन कुछ कॉस्ट भी होती हैं जो नए प्रोडक्ट को बनाने की वजह से हमें बेयर करनी पड़ती हैं, बिजनेस को बेयर करनी पड़ती हैं। वो कौन सी होती हैं? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट इनकर हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन रिसर्च। रिसर्च में फिर कॉस्ट लगेगी, क्योंकि R&D कोई सस्ता डिपार्टमेंट नहीं है, वो बहुत ही उस पर वो कॉस्टली डिपार्टमेंट है, उस पर काफ़ी पैसे लगते हैं। जब R&D डिपार्टमेंट मार्केट में रिसर्च करेगा तो वो कोई आसान काम नहीं है, टाइम भी लेता है और कॉस्ट भी लगती है, और वहाँ एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे होते हैं R&D में, उनकी सैलरीज होती हैं। मतलब ये कोई हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको कि आप मार्केट सर्च करें, मार्केट की रिसर्च करें और उसके बाद कोई आइडिया दें बिज़नेस को कि आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं। तो ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर आप नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। आगे है विदाउट सेल्स द डेवलपमेंट प्रोसेस अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब फ़र्ज़ करें आपने नया प्रोडक्ट बनाया लेकिन जो है वो उसकी सेल नहीं बढ़ी, इतनी सेल नहीं बढ़ी, तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर जितनी कॉस्ट लगी है वो बिज़नेस को बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर अ बिजनेस टू बेनिफिट फ्रॉम डेवलपिंग प्रोडक्ट इट हैज़ टू रिसर्च द मार्केट टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मार्केट मिक्स। अब वो चाहता है, वो कहता है कि बिजनेस अगर फ़ायदा हासिल करना चाहता है ना उस डेवलपमेंट प्रोसेस से, तो वो मार्केट में अच्छे से डिटरमाइन करे कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, और जो स्ट्रेटजीज़ वो बना रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के, या कुल्ली तौर पे आपको बताऊं मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं वो बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि जो कॉस्ट आई है डेवलपिंग प्रोसेस पे वो बिजनेस आसानी से बेयर कर ले, ये ना हो कि उसे अपनी जेब से देने पड़े, ठीक है ना। इट हैज़ टू गारंटी that the developed product has a market meet customer expectation and is readily available। तो बिज़नेस को ये इंश्योर करना होता है कि जो नया प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बनाया गया है और कस्टमर तक उसकी रसाई भी है, यानी जहां कस्टमर जहां इजीली उसको परचेज़ कर सकता है वहाँ तक आप पहुँचाओ। ये नहीं है कि कस्टमर को आपकी फैक्ट्री में आके वो परचेज़ करना पड़े, जहाँ कस्टमर है वहाँ तक पहुँचाओ, उस तक रेडीली अवेलेबल रखो, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। उसके बेनिफिट्स भी देख लिए और उसकी कॉस्ट भी देख ली, जो एक्सपेक्टेड उसकी कॉस्ट हो सकती है।
अब हम बहुत ही अहम तरीन टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में दो अहम टॉपिक हैं, एक ये वाला और इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है वो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा अहम है। पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग और फिर इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं उसको देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट द लेवल और पैटर्न फॉर सेल फॉर अ प्रोडक्ट ओवर टाइम। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है प्रोडक्ट की सेल देखना ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ उसकी सेल बढ़ रही है, कम हो रही है, इस चीज़ को देखना, इसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको बात समझना आसान हो जाए। ये देखें, इस तरह का होता है इसका ग्राफ। यहाँ पे हम सेल लेते हैं, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम लिया हुआ है, यानी हम वक्त के साथ साथ उस प्रोडक्ट की सेल को चेक कर रहे हैं। ये एक फ़ेज़ होता है इंट्रोडक्शन का फ़ेज़, यानी जो प्रोडक्ट है वो अभी नया नया आया मार्केट में, फिर ऐसा ऐसा सेल बढ़ती जा रही है, ग्रोथ फेज़ में आ जाता है, फिर मैच्योरिटी फेज़ में आ जाता है, फिर इसके बाद डेक्लाइन होता है नीचे की तरफ। ये ग्राफ जो है ना, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये भी अभी आके मैं समझाऊंगा क्यों ऐसे ऊपर बनाया है उन्होंने। लेकिन जो फेजेस होते हैं ना, बेसिकली वो चार ही होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। यानी पहले इंट्रोडक्शन उसकी से नया नया है मार्केट में, फिर वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर वो मैच्योरिटी तक जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपको स्ट्रेटजीज़ बताएगा कि आप किस तरह डिक्लाइन होने से बच सकते हो। यानी आपकी सेल जो है मैच्योरिटी तक पहुंच के फिर नीचे आ रही है, तो उससे बचने के तरीके बताए हैं इसने इस टॉपिक में। अभी आएंगे, मैं सिर्फ ये आपको ग्राफ दिखाने आया था। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसका ग्राफ, ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल मीन हमने उसकी सेल देखनी है ओवर टाइम, के वक्त के साथ साथ उसकी सेल कितनी है और वो किस किस फेजेस में जा रहा है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपको बेहतर समझ आएगा जो जो मैं आपको बताऊंगा। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: ऑल प्रोडक्ट्स गो थ्रू सेम मेन स्टेजेस। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन और लॉन्च, यानी इंट्रोडक्शन कहो या लॉन्च कहो, ये एक ही स्टेज है, एक चीज़ के दो नाम है। आगे है ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन। मैच्योरिटी और सैचुरेशन ये सेम एक ही फेज़ होता है। और डिक्लाइन। बेसिकली चार ही फेज़ है: एक इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, चौथा डिक्लाइन। ये जो सैचुरेशन है और मैच्योरिटी ये एक ही फेज़ में आता है, और जो लॉन्च है और इंट्रोडक्शन ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, चाहे आप इंट्रोडक्शन कहें या लॉन्च कहें। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इन्हीं स्टेजेस से गुज़रते हैं, उनकी जो सेल है ओवर टाइम इन्हीं स्टेजेस से गुज़र रही होती है। हाउएवर, लेकिन ईच प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल वेरीज। लेकिन वो कहते हैं हर प्रोडक्ट हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, वो वेरी करती है दूसरे से। ज़रूरी नहीं है, एक मिनट ग्राफ में ले आता हूँ। अब मिसाल के तौर पे KFC के दो प्रोडक्ट हैं, एक पिज़्ज़ा एक बर्गर, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरह ग्राफ बर्गर बनाएगा पिज़्ज़ा भी वही बनाए, उसी अंदाज का बनाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर जो प्रोडक्ट होता है, एक ही बिज़नेस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी प्रोडक्ट लाइन, यानी प्रोडक्ट लाइन से मुराद है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर बिज़नेस की प्रोडक्ट लाइन होती है, यानी कोई भी बिज़नेस हो ना, वो एक ही प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करता, वो डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा होता है, ताकि अगर एक की सेल कम हो तो चलो दूसरे की सेल से कंपनसेट हो जाए। ठीक है ना। तो जितनी भी प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, हर एक का ग्राफ, हर एक का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दूसरे से डिफरेंट होगा। ये इत्तफाक हो सकता है कि सेम हो, लेकिन मुख्तलिफ होता है, अक्सर मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना। अब वो कहते हैं क्या, लेकिन
ईच प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरीज, हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग ईच स्टेज लास्ट। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस फेज़ में, किस स्टेज पे ज़्यादा टाइम लगा रहा है। यानी एक जो बर्गर है वो ग्रोथ फेज़ में बहुत ज़्यादा उसका टाइम लग रहा है, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है और ज़्यादा टाइम में 20 सालों तक ग्रो करता गया है। लेकिन जो पिज़्ज़ा है वो सिर्फ 5 सालों तक ग्रोथ फेज़ में आया है। तो मुख्तलिफ होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हर एक का। या उन्होंने जो मिसाल दिया आप उसे पढ़ लीजिएगा, मैंने जो समझाया है वो भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे वो कहते हैं मोर ओवर इफ़ बिजनेस डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट उनकी लाइन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, इट विल हैव टू मैनेज डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट के लिए उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मुख्तलिफ बनाया जाता है और हर प्रोडक्ट के लिए जितनी भी 3 4 10 जितने भी प्रोडक्ट हैं बिजनेस की, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको फेज़ भी कहते हैं, फेजेस भी कहते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। स्टेजेस इस बुक वाले ने स्टेज कहा हुआ है तो आप स्टेज भी कह सकते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मेनली डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस। मैंने अभी आपको 4 बताया, ये भी दर हकीकत 4 है, लेकिन वो अभी आपको बताएगा किस तरह 6 है। The maturity and saturation stage may be merged as maturity saturation। मेचोरिटी और सैचुरेशन एक ही स्टेज, वो कहता है दोनों मर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है ना, एक ही में मर्ज किए जा सकते हैं। तो पीछे कितने बनेंगे? एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है पहला स्टेज, फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है दूसरा, तीसरा मैच्योरिटी, और ये जो है ना ये वाला मैच्योरिटी और एक्सटेंशन ये एक ही है, दोनों को एक ही स्टेज में मर्ज किया जा सकता है। फिर अगला आता है डिक्लाइन स्टेज, जो चौथा स्टेज होता है। 4 अक्सर किताबों में ये 4 फेज़ बताए हुए। फिर एक होता है एक्सटेंशन, इस बुक वाले ने बताया, और भी किसी जगह होगा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस बुक वाले ने कोई नई चीज़ बताई, ऐसा नहीं है। किसी जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें 4 ही फेजेज़ हैं, लेकिन इसने एक ये भी एक्सटेंशन भी इंक्लूड किया हो, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि दोबारा जो है ना सेल को दोबारा कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है ना, वो एक्सटेंशन स्टेज होगी। तो आप इसे 4 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस बुक के मुताबिक, क्योंकि आपका पेपर इस बुक के मुताबिक आएगा, तो ये 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। 5 किस तरह होंगी कि अगर मैच्योरिटी और सैचुरेशन एक ही स्टेज में आप कंसीडर करें तो 5 हो जाएंगी, अगर अलग अलग कंसीडर करेंगे तो फिर वो 6 हैं, ठीक है ना, लेकिन अक्सर 4 होती हैं बुक्स में। तो ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप किसी और बुक में पढ़ें और वहाँ 4 हो तो फिर आप ये ना कहें कि सर ने हमें बताया नहीं था कि 4 भी होती हैं डिफरेंट बुक्स में, 5 भी हैं, 6 भी हैं, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके डिफरेंट जो फेजेज़ हैं, इसके डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला इंट्रोडक्शन। यहाँ क्या होता है, बड़ा आसान है, आप समझें सिस्टमेटिक वे से। द प्रोडक्ट इज़ नॉट वेल नोन एंड सेल्स आर लो। इस स्टेज पे ये ग्राफ आप देख रहे हैं ना, इस साइड पे सेल है, इस साइड पे टाइम है। तो हम ये इस फेज़ की बात कर रहे हैं, पहले वाले, यहाँ तक फ़र्ज़ करो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट वेल नोन नहीं है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, इसको इंट्रोडक्शन को लॉन्च स्टेज भी कहते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लोगों को इतना पता नहीं है, तो इसकी जो सेल है वो कम है, देख रहे हो सेल कम है इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कि ये तो आपको पता चल गया कि ये इंट्रोडक्शन ये स्टेज है, सेल कम है, ठीक है ना। तो क्या करने की ज़रूरत है कि इसकी सेल बढ़े? अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ नीडेड टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट। इस स्टेज पे, इंट्रोडक्शन फेज़ पे, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत है, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट का पता चले, उस आपके प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को डिमांड करें, ठीक है ना। बिकॉज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर हाई। अब यहाँ पे आप एडवर्टाइज़ करोगे अपने प्रोडक्ट को तो उसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट आर अनलाइकली टू बी जनरेटेड। यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है क्योंकि यहाँ इनिशियल फेज़ है, लॉन्चिंग स्टेज है,
इंट्रोडक्शन स्टेज है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट, और सेल भी कम होती है, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है। इस स्टेज पर प्रॉफिट कम होता है। फिर इसके बाद जो अगला स्टेज आता है ना, वो होता है ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रोथ का ना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर कर लें, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, जब माउस आपको नजर यहाँ तक, ये जो आपका स्टेज है ये ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स राइज क्विकली, यहाँ पे सेल्स बढ़ती हैं। देखो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था, सेल कैसे यकदम बढ़ी है कम टाइम में। देखो इधर से टाइम भी कम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, कम टाइम में सेल यकदम बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमने एडवर्टीजमेंट बड़ी की है, ठीक है ना। सेल्स राइज क्विकली, प्रॉफिट स्टार्ट टू बी जनरेटेड एज कॉस्ट आर कवर्ड बाय सेल। सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपकी कॉस्ट जो है ना वहीं कवर हो जाती है ज़्यादा सेल में, आपको प्रॉफिट इस स्टेज पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक ग्रोथ स्टेज। फिर उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज शुरू होते हैं। द प्रोडक्ट इज़ वेल एस्टेब्लिश, प्रोडक्ट वेल एस्टेब्लिश है यानी मैच्योर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सेल है। देयर इज़ गुड प्रॉफिट, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। बट द लेवल ऑफ सेल इज़ स्लोइंग डाउन, जो सेल की ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ रेट, वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज़ हो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। एक इंक्रीज़ होता है यानी बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट के साथ। मिसाल के तौर पे एक जगह से एक टाइम से दूसरे टाइम तक सेल बढ़ी है 5%, यानी एक साल से दूसरे साल तक 5% बढ़ी है, अगले साल 10% बढ़ी है, तो ये इंक्रीजिंग रेट है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है और इंक्रीजिंग रेट के साथ। अब मैं ये कंसीडर करूँ कि एक साल से दूसरे साल तक जो सेल बढ़ी है ना, वो बढ़ी है 5%। अगले साल से उससे अगले साल तक जो सेल बढ़ी है ना, वो 3% बढ़ी है। अब बढ़ी तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। पहले एक साल में 5% इंक्रीज़ आया, अगले साल में इंक्रीज़ आया है लेकिन 3% आया है, पिछले साल से कम आया है। तो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, आपकी सेल तो बढ़ रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट राइज टू री न्यू इंटरेस्ट, यहाँ पे दोबारा मेचोरिटी जो आपकी स्टेज होती है ना, यहाँ दोबारा आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट कम हो गया ना वो ज़्यादा हो। यहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट की, यहाँ पे नहीं की। यहाँ एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा किया था उसका फ़ायदा आपने यहाँ उठाया। अब जब यहाँ पहुँचे, जब सेल इंक्रीज़ हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है आपके प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आपको दोबारा जो है ना एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बहाल हो, ठीक है ना। इसी को वो सैचुरेशन भी कह रहे हैं। सैचुरेशन क्या है? देयर आर मैनी कंपेटिटर। अब इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंपेटिटर आ गए होते हैं, यहाँ तक आपके कंपेटिटर नहीं होते, यहाँ सिर्फ आपकी ही प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में बस आपका ही नाम होता है, आपकी प्रोडक्ट चल रही। क्योंकि सेल देखें यकदम ऐसे बढ़ी है, रेट काफ़ी ज़्यादा, ग्रोथ रेट बहुत है। यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है, ग्रो हो रही है लेकिन कम, डिक्रीजिंग रेट के साथ। यहाँ इंक्रीजिंग रेट के साथ ग्रो हो रही है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे कंपेटिटर आ गए हैं। कंपेटिटर आए हैं तो आपकी सेल जो है वो इस अंदाज में नहीं बढ़ रही जिस अंदाज में ग्रोथ में बढ़ रही थी, वो थोड़ी फ्लैट हो गई है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ रेट कम हो गया है। इसी वजह से कम हुआ है क्योंकि लोग, आप इस पॉइंट पे कंपेटिटर आ जाते हैं तो कस्टमर आपके कंपेटिटर के तरफ मूव कर जाते हैं, आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेज करते, ठीक है ना। देयर आर मैनी कंपेटिटर रिजल्टिंग इन लोअर प्राइसेस टू गेन सेल। तो आपको यहाँ पे प्राइस कम करने पड़ते हैं, इस स्टेज पे कंपेटिटर आ जाते हैं, आपको प्राइस कम करने पड़ते हैं। प्राइस कम करोगे तो आपकी सेल कम होती चली जाती है। सेल इन सेंस ये नहीं कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सेल टोटल फिगर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें जो सेल लिखी जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो प्राइस कम करने से सेल बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ती है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं एज अ फिगर बात कर रहा, अमाउंट, कि जितना आप पहले, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है ना पूरे साल में 1 अरब की सेल कर रहे थे, यहाँ आप जो है ना जो 80 करोड़ की आप सेल कर रहे हो मिसाल के तौर पे, वो उस सेंस में सेल कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ आपको प्राइसेस कम करने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो आपकी सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा।
फिर आगे क्या, नो राइज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी कोई ज़्यादा इंक्रीज देख रहे हो आप, सेल बिजनेस चल ही सेल पे रहा होता है, जब सेल उसकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए वो प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता। तो नो राइज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन उसमें इंक्रीज नहीं आ रहा, प्रॉफिट है क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज है, आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, इस मैच्योरिटी स्टेज पे मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ रहा होता कि एक साइड पे आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हो, दूसरा आपने प्राइसेस भी लो कर दी होती हैं, सेल भी कम है, तो आपको कोई खासा प्रॉफिट होता है लेकिन राइस नहीं हो रहा होता, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा होता। ठीक है, तो आगे फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाता है, सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल्स, अब सेल आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नीड टू, अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, नीड टू डिसाइड वेदर टू कीप और डिसकंटिन्यू आ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने पॉलिसी बनानी होती है कि आया हम इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को हमने रखना है, बिजनेस ये फैसला कर रही होती है कि आया हमने इस प्रोडक्ट को ले के चलना है या इसको बंद कर दें, यानी इसकी प्रोडक्शन बंद कर दें, कोई नया प्रोडक्ट अब लॉन्च करते हैं। तो इस डिक्लाइन, जब उसकी सेल डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है तो तब बिजनेस ये फैसला लेती है। फिर इसके बाद इन्होंने एक और स्टेज यहाँ पे बताई हुई है, एक्सटेंशन। देयर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट, यहाँ पे इस स्टेज पे कॉस्ट इंक्रीज होती है। द फर्म चेंजेस द प्रोडक्ट आर टारगेट न्यू मार्केट्स, सेल डिक्रीज हो रही है तो बिज़नेस ने ये कहा, बिज़नेस ये नहीं चाह रही कि इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करे, बल्कि वो इसको रखना चाहती है इसमें कुछ तब्दीली करके। तो अगर वो इसमें तब्दीली करेगी तो इसकी सेल फिर से उठना स्टार्ट हो जाएगी, देख रहे हो, ये ऐसे नीचे आएगी सीधी और फिर ऐसे ऐसे फिर उठना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ इंक्रीज इन कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि प्रोडक्ट को आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरोगे, मार्केट सर्च करोगे, एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा करोगे, तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है ना, एज द फर्म चेंजेस द प्रोडक्ट आर टारगेट न्यू मार्केट, या प्रोडक्ट में वो तब्दीली ला रहा है या कोई नई मार्केट में प्रोडक्ट लेके जा रहा है। सेल एंड प्रॉफिट डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे आप नया प्रोडक्ट उसी सेम नेचर का नया ला रहे हो या उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ये एक्सटेंशन में ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेजेस कुछ हद तक समझ आ गए होंगे। अभी मज़ीद भी इनकी एक्सप्लेनेशन पड़ी है, तो मज़ीद भी ये बातें जब रिपीट होगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। ठीक है, अब ये दोबारा आ गया इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर इसको पढ़ते हैं। अभी मैंने कहा ना बार बार रिपीट होंगे, आपको याद आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो नई बात आएगी ना मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सिर्फ रीड आउट करूँगा, आप समझ लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट स्टेज द प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड फॉर फर्स्ट टाइम इनटू द मार्केट, इंट्रोडक्शन स्टेज की बात कर रहा है कि कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट होने के बाद, यानी वो जो डेवलपमेंट पिछले हमने पढ़े थे ना 6 स्टेप्स, उसको कंप्लीट करने के बाद मार्केट में पहली बार आपने लॉन्च कर दिया, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहला स्टेज आ गया। द इंट्रोडक्शन स्टेज इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो सेल, सेल कम होती है, अभी बता दिया। सिंस द कंज्यूमर आर क्यों सेल कम होती है, क्योंकि कंज्यूमर आर अनअवेयर विद द प्रोडक्ट से वो अनअवेयर, लोगों को पता ही नहीं होता। टू मेक द इंट्रोडक्शन सक्सेसफुल द बिजनेस मस्ट स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑन प्रमोशन, उसको ज़्यादा प्रमोशन पे खर्चा करना पड़ता है। इट कैन यूज़ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू रेज कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड बूस्ट सेल। तो इस स्टेज पे जो बिज़नेस है उससे इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट यानी इंफॉर्मेटिव यानी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एडवर्टीज़मेंट जब आएगा अगले चैप्टर्स में, शायद आपके इस बुक में हो, उसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं। बाज़ एडवर्टीज़मेंट होती है इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, बाज़ एडवर्टीज़मेंट की जाती है कि नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स है, इसका ये फ़ायदा है। तो एडवर्टीज़मेंट भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, उसकी भी कई टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव एडवर्टीज़मेंट कर रहे होगे टू रेज, ताकि लोगों को पता चले, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, लोगों को पता चले कि ये भी प्रोडक्ट है, इसके भी फ़ायदे हैं, ये भी आप परचेज़ कर सकते हो, इसका ये इस्तेमाल है। इन इंट्रोडक्शन स्टेज कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई,
आपको बता दिया क्यों हाई होती हैं। द बिजनेस इज़ लेस लाइकली टू जनरेट प्रॉफिट सिंस द रेवेन्यू जनरेटेड इज़ यूज टू कवर द डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है ना, पहले जो इससे पहले जो डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी इनकर होती है, तो यहाँ जो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है वो तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो आपने प्रोडक्ट को बनाने पे खर्चे किए तो वो तो उसके ऊपर लग रहे होते हैं, सारे कॉस्ट वहाँ कवर हो रही होती है। तो खासा कोई आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा होता इस स्टेज पे, सेल भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो जाता है। वंस कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट टू ग्रो। जब लोगों को इंट्रोडक्शन स्टेज में आपने बड़ी हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी तो लोगों को पता चल गया प्रोडक्ट के बारे में, अब आपकी सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज द मार्केट शेयर इंक्रीज। अब यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट शेयर क्या है मैं आपको बता चुका पिछले, बल्कि पहले चैप्टर में बता चुका। दिस राइज रिजल्ट इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रोडक्ट since some cost from R&D need to be recovered. Also in this stage some customer might develop brand loyalty. तो यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ इस स्टेज पे ना ब्रांड अपना नाम बना चुका होता है मार्केट में, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा होता है और अपने लॉयल कस्टमर बना चुका होता है। ब्रांड लॉयल्टी यानी कस्टमर उसके ब्रांड के साथ वफादार हो चुके होते हैं, ये उस स्टेज पे पहुँच चुका है। फिर उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज। इन द मैच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम सेल। अब जो मैच्योरिटी स्टेज है उसमें मैक्सिमम सेल तक जाएगी, उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, उससे आगे नहीं जाती फिर सेल। ठीक है, द मार्केट शेयर इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल एंड द प्रॉफिट कंसिक्वेंटली पीक। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। द बिजनेस कैन बेनिफिट फ्राम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम पिछले लेवल में पढ़ चुके हैं। एट दिस स्टेज ऑफ द प्रोसेस दिस रिजल्ट इन लोअर एवरेज यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगी। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिक्वायर अ बजट फॉर एडवर्टाइजिंग दैट रिमाइंड पोटेंशियल कंज्यूमर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट टू सस्टेन एंड इन्हांस सेल। यहाँ पे दोबारा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। ग्रोथ स्टेज पे एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, उसकी सेल ग्रो कर लिया लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, और इसके बाद ख़तरा होता है कि डिक्लाइन ना हो जाए, सेल कम ना हो जाए, तो यहाँ एडवर्टीजमेंट दोबारा करके लोगों का इंटरेस्ट बहाल करना होता है। सैचुरेशन स्टेज वो भी सेम होता है। व्हेन टू मैनी कंपेटिटर स्टार्ट सप्लाइंग सिमिलर प्रोडक्ट। इस स्टेज पे यानी जो आपका मैच्योरिटी है, सैचुरेशन एक ही चीज़ है, इस स्टेज पे काफ़ी सारे कंपेटिटर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट रीचेज द सैचुरेशन स्टेज सेल्स एंड द प्रॉफिट स्टार्ट ड्रॉपिंग। यहाँ पे सेल और प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड मैनेजर बिगेन टू कंसीडर प्राइस डिक्रीज। अब प्राइस को मैनेजर को डिक्रीज़ करना पड़ता है। देखिए मैच्योरिटी और जो सैचुरेशन है ना वो करीब करीब होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपका मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी, यहाँ पे मैक्सिमम सेल तक गए हो, मैक्सिमम प्रॉफिट तक गए हो, फिर फ़ौरन उसके बाद जो है ना थोड़ी सी फ़र्क के साथ आपका जो है ना सैचुरेशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी मैंने जिक्र किया प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा कर रहे हो, आप प्रोडक्ट की जो है ना वो एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट यहाँ ज़्यादा हो रही है, और इसके अलावा लोगों के इंटरेस्ट को बहाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अखराजात कर रहे हो, और प्राइसेस को भी आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि कंपेटिटर मार्केट में आ गया। प्राइस कम करोगे तो थोड़ी बहुत सेल बढ़ेगी ना, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल करीब ही इसके सैचुरेशन स्टेज होता है। यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज़ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ होना स्टार्ट है, और जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ जाता है ना फिर वो डिक्लाइन स्टेज होता है। यानी मेचोरिटी मैक्सिमम थोड़ा सा कम हुआ, वो सैचुरेशन और बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो फिर डिक्लाइन में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद ना करना पड़े। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा MCQs बनने वाले हैं और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब डिक्लाइन स्टेज पे आ जाते हैं। इन डिक्लाइन स्टेज द कंज्यूमर बिगन टू परचेज द गुड एंड सर्विस ऑफ राइवल। यानी कंज्यूमर अब आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे। एंड द एंटरप्राइज लूज इट्स मार्केट शेयर, या मार्केट शेयर भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। द बिजनेस हैज़ टू डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और स्टॉप प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। यानी अब बिजनेस ये मजबूर होता है, ये फैसला ले आया, इस प्रोडक्ट को हमने ले कर चलना है या इसकी प्रोडक्शन रोक दें, कोई नया प्रोडक्ट बनाएं या इसको इम्प्रूव करें। यहाँ इस स्टेज पे फैसला करता है। नोट डैट नॉट ऑल, ये बड़ा अहम है, नोट डैट नॉट ऑल द प्रोडक्ट
नेसेसरली रीच द डिक्लाइन स्टेज। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे पहुँचे। आगे वजह बता रहे हैं, सिंस द बिजनेसेस माइट इन्वेस्ट इन एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज टू प्रोलॉन्ग द मैच्योरिटी स्टेज। बिजनेस कुछ ऐसी एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि ये जो मैच्योरिटी स्टेज है ना, ये वाला, ये इसका टाइम बढ़ जाए, ये वाला जो मैच्योरिटी, यानी वो नीचे आए ही नहीं, ऊपर ही ऊपर रहे, ऊपर ही ऊपर, या अगर ऊपर नहीं जा रहा तो इस तकरीबन ऊपर इस तरह रहे, फ्लैट तो रहे ना, नीचे ना आए। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं, एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज। अभी उस पर जिक्र आएगा कि कौन सी एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं, कौन से एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करें तो हम डिक्लाइन स्टेज से बच जाते हैं, वो मेचोरिटी में ही रहते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। उस पर अभी बात होगी, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू आइडेंटिफाई। अब वो कह रहा है कि ये सारा आपने टॉपिक पढ़ लिया, इसकी अहमियत बता रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? बिकॉज दिस विल डिटरमाइन द मार्केटिंग डिसीजन। इसी को देख के तो आप डिसीजन लोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज के ऊपर है तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो? आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सैचुरेशन पे आ गया है, यानी आपको प्राइसेस अब कम करने हैं, कंपेटिटर ज़्यादा आ रहे हैं ताकि सेल बढ़े। आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ठीक है ना, तो आपको हाई एडवर्टीजमेंट करनी है ताकि उसकी सेल बढ़े। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो कैसे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो इसलिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वो अहमियत बता रहे थे इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वही बात अभी मैंने जिक्र किया है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएं कि वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ ना आए, वो ऊपर ऊपर रहे। देखो यहाँ ग्राफ में भी वो शो हो रहा है, यानी मैच्योरिटी है ऊपर रहे, नीचे को, हालांकि मैच्योरिटी के फ़ौरन बाद उसने नीचे आना था टेक्निकली, ठीक है ना, उसने नीचे आना था। लेकिन कैसे, कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपनाएं कि ये ऊपर रहे, ऊपर को जाता रहे लेकिन नीचे ना आए, ऊपर ना जाए, कम से कम इसी सीधा तो रहे ना, सेल इतनी तो रहे, ये ना कोई और कम हो जाए, डिक्लाइन ना हो बस, ठीक है ना। तो अब हम उन स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज़ की। एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अ बिजनेस कैन कीप अ प्रोडक्ट इन द मार्केट लॉन्गर और स्लो इट्स रेट ऑफ डिक्लाइन बाय यूजिंग एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। वही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ। दी स्ट्रेटजीज एम टू एक्सटेंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो स्ट्रेटजीज हैं क्यों अपनाई जाती हैं? ताकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा एक्सटेंड हो जाए उसका, एज इट नियर्स द डिक्लाइन स्टेज, कि जब वो डिक्लाइन स्टेज पे के करीब हो ना, तो उस डिक्लाइन स्टेज से बचने के लिए हम ये स्ट्रेटजीज जो है ना वो अपनाते हैं। बिजनेसेस कैन चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। वो कहता है कि इनमें से कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजीज ले सकता है। ये तो मशहूर मरूफ स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे पहले चैप्टर में मैंने आपको जिक्र किया था। ज़रूरी नहीं है कि ये कॉमन स्ट्रेटजी जो बुक में लिखी गई हैं यही ली जा सकती हैं, ये मशहूर हैं ज़्यादा। इसके अलावा मार्केट में तो कुछ और ही हो रहा होता है, मार्केट में कोई और भी तरीके अपनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? सेल इन न्यू मार्केट, यानी आपका प्रोडक्ट एक मार्केट में बिक रहा है, आप किसी और मार्केट में उसे ले जाओ, यानी आप डोमेस्टिक लेवल पे उसकी सेल कर रहे हो, यहाँ कंपेटिटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए तो आप डिक्लाइन की तरफ जो है ना सफ़र पे गामजन होने वाले हो, उससे पहले पहले ये फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो आप ये करो कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में आपके कंपेटिटर बहुत ज़्यादा है, आप इसे फॉरेन मार्केट में लॉन्च करो। हो सकता है कि पहले सर्च करो ना, वहाँ अगर कंपेटिटर नहीं है इस प्रोडक्ट के जो आप बेच रहे हो तो वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा सेल हो सकती है, तो आप जो डिक्लाइन स्टेज से बच जाओगे। आगे वो कहते हैं टारगेट अ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, यानी टोटल मार्केट को डिवाइड कर देना, उसके डिफरेंट बेसिस होते हैं। यहाँ जो उन्होंने मिसाल के तौर पे जेंडर बेस पे आपने डिवाइड किया हो, मेन और वेमेन। आप जो प्रोडक्ट बना के दे रहे थे वो मेन के लिए था, अब सेल कम हो गई है, वो जो प्रोडक्ट बना के दे रहे थे वहाँ कंपेटिटर मेन के लिए बना के दे रहे थे, कंपेटिटर भी मेन के लिए बना के दे रहे हैं, तो आपको ख़तरा है कि आप अब डिक्लाइन स्टेज में जाने वाले हो। तो आप उसी पॉइंट पे वही सेम प्रोडक्ट थोड़ी सी तब्दीली करके, हल्की सी तब्दीली करके वे मेन को टारगेट कर दो, यानी मेन को तो आप कर रहे थे ना, वे मेन को कर दो।
तो आपकी सेल दोबारा ऊपर को जा सकती है। हमने सेल तो एज अ होल देखनी है ना, हमने ये तो नहीं देखनी, सेगमेंट वाइज नहीं देखनी है, हमने एज अ होल सेल देखनी होती है। तो यहाँ क्या है, टारगेट है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट करो ताकि आपकी सेल बढ़े, आप डिक्लाइन से बच जाओ। ऐड न्यू फीचर्स टू आर टू नहीं टू आर इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, ठीक है ना। जो आपका कोई ऐसे फीचर्स डालो कि इसकी लोगों का इंटरेस्ट बहाल हो जाए, आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, आपके प्रोडक्ट की तरफ आएँ। सेल थ्रू एडिशनल रिटेल आउटलेट्स, यानी जिन जिन रिटेल शॉप्स पे, जिन रिटेल आउटलेट्स पे आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, इसके अलावा जिन पे नहीं पड़ी उन तक पहुंचाओ अपनी प्रोडक्ट ताकि आपकी सेल बढ़े। इनकरेज कस्टमर टू यूज़ द प्रोडक्ट मोर एफन, यानी आप इतनी एडवर्टीज़मेंट करो, कोई ऐसी बातें बताओ अपने कस्टमर को कि आपकी प्रोडक्ट वो बार बार इस्तेमाल करें, एक बार नहीं बार बार उसके फ़ायदे बता दो, इसके इस्तेमाल करके ये फ़ायदे हैं। यही करते हैं बिज़नेस आजकल। तो कस्टमर सोचता है यार इसका तो बड़ा फ़ायदा है, ये तो प्रोडक्ट मुझे बार बार इस्तेमाल कर, वो फिर जब बार बार इस्तेमाल करेगा तो सेल तो आपकी बढ़नी है ना। तो ये चंद एक जो है ना मशहूर व मारूफ एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर ये आप करें तो फिर आप जो है ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज से डिक्लाइन की तरफ आते हुए ऊपर को चले जाएंगे। यानी अभी भी आप मैच्योरिटी में हैं, ये भी आपका मैच्योरिटी है, यानी ऊपर को बढ़ रहे हैं, या ग्रो कंसीडर कर लें। जिस अंदाज में इसने बनाया तो ये ग्रो है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में हो या फिर ग्रो में आ गए, मतलब डिक्लाइन से आप बच गए हो, ऊपर ऊपर ही हो, डिक्लाइन नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी स्टेज यहाँ तक पहुँचा है, हो सकता है कि इसके बाद फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, ये एक अलग बात है। तो हमने ये पढ़ा कि हमने वो स्ट्रेटजीज़ पढ़ी कि जो हमें डिक्लाइन होने से, हमारी प्रोडक्ट को डिक्लाइन में जाने से बचाएंगी। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव एक्सटेंशन स्ट्रेटजी रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड मैच्योरिटी फेज। अब वो कहता है कि ऐसी स्ट्रेटजी अपनाओ कि आप मैच्योरिटी को प्रोलॉन्ग कर दो, बढ़ा दो, डिक्लाइन की तरफ जाओ ही ना, ठीक है ना। ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज अपनाओ कि आपकी सेल कम ना हो। मोस्ट बिजनेसेस मैन्युफैक्चर मोर देन वन प्रोडक्ट इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस रिस्क। इसी वजह से, अभी मैंने भी इसका जिक्र किया था, इसी वजह से जो बिज़नेस हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते। एक जो बिज़नेस है उसकी कई प्रोडक्ट लाइन होती है कि एक की अगर प्रोडक्ट, चलो हमारी कोशिश के बावजूद भी वो उसकी सेल डिक्लाइन हो रही है, चलो कोई दूसरे प्रोडक्ट से तो हमें फ़ायदा हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये मैंने आपको बार बार इसका जिक्र कर दिया, ये ग्राफ भी आपका हो गया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है ना वो है बूस्टन मैट्रिक्स। अब आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है वो, और जो नया टॉपिक पढ़ने लगे, इस दोनों को मर्ज करके हम पढ़ेंगे, आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा इंशाल्लाह। मैंने जितनी भी किताबें देखी हैं ना मार्केटिंग के ऊपर, उसमें ये अंदाज नहीं है जो आपकी बुक में, इसलिए मुझे शुएब फात की जो बुक्स हैं ना ये बड़ी पसंद हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रीफली लिखते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ये जो अंदाज़ इसने अपनाया है ना कि ये मैट्रिक्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मर्ज कर दिया, ये बड़ा बेहतरीन काम किया है इसने। और इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मर्ज करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये टॉपिक ना आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा। वैसे आपको बहुत कम समझ आता है, अक्सर स्टूडेंट को समझ आ जाता है, सिर्फ वो रट लेते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ जब ये मर्ज होगा ना, इसको देख देख के आप ये टॉपिक समझोगे, तो ये वाला टॉपिक जो बूस्टन मैट्रिक्स है ये कभी भूलेगा नहीं आपको। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो थी इसकी अहमियत मेरे अल्फाज में, अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बूस्टन मैट्रिक्स बड़ा मशहूर है, BCG पूरा नाम है, BCG, ठीक है ना। बूस्टन मैट्रिक्स इस तरह नाम है इसका। अच्छा, ये क्या, इज़ यूज टू एनालाइज डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस इन टर्म ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ये जो बूस्टन मैट्रिक्स है ना, ये एक बिज़नेस की जितनी प्रोडक्ट लाइन है ना, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एनालिसिस करती है, जितने भी प्रोडक्ट हैं कि उनकी क्या पोजीशन है इन केस ऑफ मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मैंने आपको बताया हुआ है, मार्केट ग्रोथ का अभी भी जिक्र हुआ है यहाँ पे, ये देखो मार्केट ग्रोथ, ये जो आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज से ऊपर जा रही है, यानी आपकी जो प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ है वो क्या है,
ये देखो यहाँ इंक्रीज़, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी कम हो गई है क्योंकि यह बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, यहाँ और ज़्यादा कम हो गई है। ये मार्केट ग्रोथ है, सेल की मार्केट। और मार्केट शेयर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने दो बेसिस पे, यानी एक मार्केट ग्रोथ और एक मार्केट शेयर, इसकी बेसिस पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हमने उसे चार हिस्सों में तकसीम करना है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं हमने उसे चार कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की बुनियाद पे चार हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। कैसे, अभी पढ़ते हैं। द मैट्रिक्स हेल्प द बिजनेस असेस द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाई ईच प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई वेयर द प्रोडक्ट स्टैंड्स इन द मार्केट। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हमारे होंगे ना जितने भी, उनकी हम सेल लेंगे। हम चार कंसीडर कर लेते हैं, हमारे बिजनेस के चार ही प्रोडक्ट हैं। चार प्रोडक्ट हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। चार प्रोडक्ट हैं तो चारों की हम सेल ले लेते हैं, रेवेन्यू ले लेते हैं, और उसे जो है ना इस मैट्रिक्स के अंदर हम फिट करेंगे। कैसे? इन द बूस्टर मैट्रिक्स द प्रोडक्ट आर सॉर्टेड इनटू द फोर डिफरेंट कैटेगरीज। प्रोडक्ट की वो डिफरेंट कैटेगरीज बना रहा है। एक को स्टार कह रहा है, ये स्टार है। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। कैश को, ये कैश को है। और ये डॉग्स, ये डॉग्स है। यानी वो चार प्रोडक्ट की चार कैटेगरीज बना रहा है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश को और डॉग्स। और यहाँ पे क्या ले रहा है? यहाँ पे ले रहा है मार्केट ग्रोथ रेट, और यहाँ ले रहा है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर के बारे में पहले चैप्टर में जिक्र हुआ था, और मार्केट जो ग्रोथ है वो अभी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ लो लेना है आपने, लो मार्केट ग्रोथ है, यहाँ हाई मार्केट ग्रोथ है। यहाँ हाई मार्केट शेयर होगा, यहाँ लो मार्केट शेयर होगा। अब जो आपका स्टार है ना, स्टार, ये क्या होगा? स्टार वो आपके प्रोडक्ट होंगे जिसका मार्केट शेयर भी हाई होगा और जिसका मार्केट ग्रोथ भी हाई होगा। स्टार वो वाले प्रोडक्ट होंगे। क्वेश्चन मार्क वो वाले प्रोडक्ट होंगे जिसका मार्केट शेयर कम होगा लेकिन उसकी मार्केट ग्रोथ ज़्यादा होगी। कैश को वो आपके प्रोडक्ट होंगे जिसका मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम होगा। और डॉग्स आपके वो प्रोडक्ट्स होंगे जिसका मार्केट शेयर बहुत कम होगा और मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत कम होगा। तो उम्मीद है ये मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, स्टार्स। अ प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज अ स्टार इफ इट हैज़ अ हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ। देखो, स्टार, हाई मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ। स्टार्स आर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डेट यील्ड हाई प्रॉफिट, ये बड़ा प्रॉफिट दे रहे होते हैं। दे आर यूजुअली इन ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी हमने पढ़ा है। ये जो आपके प्रोडक्ट होते हैं स्टार्स वाले, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहाँ फॉल करते हैं? ये मैच्योरिटी, ये ग्रोथ वाले फेज में फॉल कर रहे हैं। देखें, ये आपका इंट्रोडक्शन, हाँ, ये इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ में ये फॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, देखें, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा, मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। तो वो जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पहले पढ़ा है और ये वाला जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मर्ज करो। स्टार जो है वो इस स्टेज के ऊपर है, ग्रोथ स्टेज के ऊपर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये देखो, मार्केट शेयर भी ज़्यादा और मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, ग्रोथ स्टेज ऑफ एंड नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल कंपेटिटर। यहाँ पे आपको ये कंपेटिटर से बचना है। यहाँ पे कंपेटिटर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैच्योरिटी स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटर आ जाते हैं, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या चाहिए? आपको कंपेटिटर से बचना है। इसलिए उन्होंने लिखा यहाँ पे एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, यानी आपके अपने प्रोडक्ट को बचाना है पोटेंशियल कंपेटिटर से। इन एडिशन एन एंटरप्राइज नीड टू इन्वेस्ट इन एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग टू सस्टेन पोटेंशियल कस्टमर इंटरेस्ट। यहाँ पे इस स्टेज पे आपको
स्टार, अगर आपका प्रोडक्ट स्टार है और वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ग्रोथ स्टेज के ऊपर है, तो आपको एक एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। ठीक है ना, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है ताकि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को लॉयल बना के रखो, वो उसको जाने ना पाए कहीं। फिर इसके बाद अगर हम कैश को की बात करें, कैश को क्या है? अ प्रोडक्ट विद हाई मार्केट शेयर विद इन अ लो ग्रोइंग मार्केट। देखो मार्केट शेयर इसका ज़्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम है। तो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे गौर करो तो वो मैच्योरिटी स्टेज नहीं है, मैच्योरिटी और सैचुरेशन वाली स्टेज नहीं है। यहाँ पे आके आपकी सेल इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, मैंने आपको पहले उसका जिक्र किया। लेकिन ये मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जो बिज़नेस का मार्केट शेयर है वो मैक्सिमम होता है, इसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है ना। तो मार्केट शेयर ज़्यादा है, देखो कैश को मार्केट शेयर ज़्यादा है, मार्केट शेयर ज़्यादा है लेकिन मार्केट जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, लो हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है? अ कैश को यूजुअली जनरेट अ स्टडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल होती है, मैक्सिमम सेल होती है, तो यहाँ आपका रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा होता है कि जिसे आप यूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ आपकी कॉस्ट कम होती है, आपकी सेल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो उस जो प्रॉफिट है आप उसको यूज़ कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए स्टार में। इस स्टेज पे आपने क्या करना था? एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग करनी थी ताकि अपने पोटेंशियल कस्टमर का इंटरेस्ट सस्टेन कर सको यहाँ पे। तो यहाँ का जो पैसा है वो यहाँ पे आके आपने लगा देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क की बात आती है। क्वेश्चन मार्क आर प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट हैज़ अ लो मार्केट शेयर विद इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट। देखो क्वेश्चन मार्क, मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कि कहाँ आएगा? यहाँ नहीं आ रहा इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर। यहाँ पे मार्केट शेयर कम होता है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट के साथ आपकी जो सेल है वो बढ़ रही होती है। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर आएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, अ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ हाउएवर, यानी इसको इसमें ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे क्या करोगे? हाउएवर इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है ना, यानी इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है यहाँ मज़ीद इन्वेस्टमेंट करो और तेज़ी से बढ़े। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस द बिजनेस नीड टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टू गारंटी द ग्रोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट। यहाँ भी एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ताकि आपकी सेल और ज़्यादा बढ़े। यहाँ भी एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है ताकि सेल बढ़े, यहाँ एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सको। तो एडवर्टीज़मेंट करने का अंदाज़ ही बदल जाता है। अगर आप इस स्टेज पे हो तो ऐसी एडवर्टीज़मेंट करोगे कि जिससे सेल आपकी बढ़े, आपका नया नया प्रोडक्ट है, सेल बढ़े। लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि कंपेटिटर भी आ गए हैं तो अब आपकी एडवर्टीज़मेंट का अंदाज़ बदल जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, जब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करोगे तो अपने कंपेटिटर से डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे ताकि जो देखने वाला है वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करे। यहाँ एडवर्टीज़मेंट का अंदाज़ ही बदल जाता है, इश्तिहारात बदल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन मार्क वाला। डॉग क्या होते हैं? प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर। देखो यहाँ मार्केट शेयर भी कम और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है। ठीक है ना। प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ आर रेफर टू डॉग्स, वो डॉग्स। दिस डिक्लाइनिंग, अब यहाँ पे ये क्या शो करता है? ये डिक्लाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अब अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन हमारा स्टेज होता है जब मार्केट शेयर भी कम हो रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो देख लेते हैं इसे। These declining products are more likely to be retrieved from the market unless the business decide to improve them or extend their life cycle। यानी इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है इन प्रोडक्ट्स को
लेकिन अगर आपने रखना है, बिजनेस ने रखना है, तो फिर बिजनेस को इम्प्रूव करना पड़ता है इसके प्रोडक्ट को। अ सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्टार एंड कैश को एंड अवॉइड सप्लाइंग डॉग्स। ठीक है ना, सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो स्टार्स पे ज़्यादा फोकस करे और कैश को पे ज़्यादा फोकस करे। तो ये था आपका बोस्टन मैट्रेस। स्टार, स्टार मतलब आप ग्रोथ स्टेज के ऊपर हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी फेज़ में हो, सॉरी मैच्योरिटी में हो, सॉरी मैं भूल गया था। स्टार मतलब आप ग्रोथ स्टेज में हो, यहाँ पे आपको इस तरह की एडवर्टीज़मेंट चाहिए, यहाँ पे कंपेटिटर आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह की एडवर्टीज़मेंट चाहिए कि आपने अपने कस्टमर को लॉयल बनाना है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो, यहाँ आप मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास आ रहा होगा, तो यहाँ जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना, वो पैसा आप इन स्टार की एडवर्टीज़मेंट में लगा सकते हो, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसे उठा के यहाँ लगा सकते हो। ठीक है। और फिर अगर कैश को की बात करें, अगर कैश को की बात करें तो वो आपका मैच्योरिटी या सैचुरेशन वाला ये पॉइंट आ गया। क्वेश्चन मार्क ये आपका इंट्रोडक्शन वाला आ गया। ठीक है। और जो डॉग्स हैं वो यहाँ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स उसने दोनों आपस में मर्ज किया है ना, इससे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाते हैं, और दोनों की आलमोस्ट स्ट्रेटजी सेम रहती है। यहाँ ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, ये उठा के इधर लगा दो, इधर लगा दो, डॉग्स को डिस्कार्ड कर दो। तो डिफरेंट तरह की आप स्ट्रेटजीज़ अपने प्रोडक्ट के हवाले से अपना सकते हो। ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, जो भी सेंटेंस आपको समझना है मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। अभी ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इसके बाद एक मेरे ख्याल में टॉपिक है ये वाला, नहीं प्रोडक्ट पैकेजिंग वाला, हाँ ये मैं इसकी फिर अलग रिकॉर्डिंग करता हूँ। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 की अलग रिकॉर्डिंग कर दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।